सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया। तो आंसर होगा 2 अगस्त को। अब हो सकता है आप में से कई लोग अर्थ ओवरशूट डे के बारे में ही नहीं जानते होंगे, जबकि ये दिन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। अब क्या मतलब हो गया इसका? तो हमारी जो पृथ्वी है उसके द्वारा हमें जो अनमोल संसाधन, जो अनमोल रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, पर उसकी वो देने की भी एक लिमिट है, और उसकी जो लिमिट है देने की, उसकी जो क्षमता है, हमें उससे भी ज़्यादा चाहिए, हमारी मांग और ज़्यादा है। तो उसे ही कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। मैं आपको एक इसे उदाहरण से समझाता हूँ। एक गाय है, एक भैंस है, आप ऐसा समझो, वो दूध देती है, या फिर यूँ समझो एक मुर्गी है, वो अंडा देती है। एक दिन में एक अंडा देती है मुर्गी, पर हमारी मांग ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि 2 अंडे दे एक दिन में ये। तो हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं, हम इंजेक्शन लगा लगा करके एक दिन में 2, कभी 3 अंडे ले रहे हैं। हमें और चाहिए, पर उसके देने की क्षमता कितनी है? एक दिन में 1 अंडा, लेकिन हमें और चाहिए, हमें उसकी क्षमता से ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसका शोषण कर रहे हैं। समझ गए? तो अगर हम डेली के 2 अंडे लेने लगे तो आप देखोगे वो मुर्गी कमज़ोर हो जाएगी, और कुछ दिन में, मान लो 20 दिन के अंदर वो मर जाती है। अब यूं समझो कि हम दिन में 2 अंडे नहीं चाहते, हम तो चाहते 3 अंडे दे, ये दिन के 4 अंडे दे। हमारी मांग और बढ़ रही है, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। तो आप देखोगे वो मुर्गी और जल्दी मर जाएगी। हो सकता है 10 दिन के अंदर मर जाए, 5 दिन के अंदर मर जाए। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी की जो देने की क्षमता है उससे ज़्यादा हम मांग कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। तभी आप देखोगे ये जो ओवरशूट डे है ये हर बार नीचे आता जा रहा है। नीचे आता जा रहा है मतलब पहले ये नवंबर में आया, फिर सितंबर में आया, अब ये अगस्त में आ रहा है। हो सकता है कुछ समय के बाद ये जून में आ जाए, अप्रैल में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी मर तो रही है क्योंकि हम उसका शोषण कर रहे हैं, जैसे मुर्गी मरी थी, लेकिन हम ज़्यादा मांग कर रहे हैं, ज़्यादा शोषण करेंगे तो और जल्दी मर रही है, क्योंकि हमारी मांगें बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं, शुरुआत में यानी कि सन 2000 में हमने इस दिन को 1 नवंबर को मनाया था। फिर धीरे धीरे हमारी मांगें बढ़ती गई, तो 2009 आते आते हमने इस दिन को 2 सितंबर को मनाया। फिर 2012 में हमने इसे 22 अगस्त को मनाया, और अब देख लो 2 अगस्त को मना रहे हैं। और अगर एक लाइन में मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझाऊं कि पृथ्वी हमें साल भर में जो देती है वो हमने 7 से 8 महीने में ही इस्तेमाल कर लिया, उसका उपभोग कर लिया। अब बाकी के बचे हुए जो 4-5 महीने हैं उसमें हम पृथ्वी का शोषण करेंगे, उसे निचोड़ेंगे, उसे चूसेंगे। मेरे ख्याल से मैंने आपको डिटेल में उदाहरण देकर के समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट डे है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, अभी पहली बार हमने उस डे को मनाया है, पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे। ये हमने कब मनाया? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। आगे प्रश्न मैंने उसका अलग से लिया है, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डेटा भी मुझे शेयर करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में देता हूँ तो उसे क्विज में भी ऐड करता हूँ, इसलिए मैं अलग से क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका। बाकी अगर मैं आपसे पूछूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया? 5 जून को मनाया हमने। इस बार थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, और इसमें मेजबान देश रहा था कोटे डी आइवर। एक वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस हमने मनाया 22 मई को। और वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया? 22 अप्रैल को मनाया। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी कौन सी होगी? तो इसका उत्तर होगा ओएनजीसी विदेश। एक्चुअली में अभी वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश को श्रेणी 1 मिने रत्न से नवरत्न में अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार से यह हमारी 14वीं नवरत्न कंपनी होगी, यह आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसी क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको महारत्न कंपनी में अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी है वित्त मंत्रालय ने। तो अब ये इंडियन ऑयल लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी होगी। आपको पता है अभी हमारी 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और अब ये 13वीं नंबर की होगी ऑयल इंडिया लिमिटेड। और नवरत्न कंपनी में बात करें तो अभी 13वीं नंबर की बनी थी RVNL, और अब ये 14वें नंबर की होगी ONGC विदेश। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, इसको ध्यान रखना, पक्के से ध्यान रखना। मैं इस प्रश्न को बार बार आपसे आगे पूछूंगा जब तक आपको ये याद नहीं हो जाएगा। बार बार पूछूंगा, बताओ
अभी 14वें नंबर की नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो आपको उत्तर देना है ओएनजीसी विदेश। मैं पूछूंगा अभी 13वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो आपको उत्तर देना है ऑयल इंडिया लिमिटेड। यही हमारे रिवीजन करवाने का मेरा तरीका है। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी चाइना ने कहा है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी विंड टरबाइन बनाई है और इसने इसका नाम रखा है माई SE16260। यहाँ पे 16 का मतलब हो गया इसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है 16 मेगावाट की। तो एक लाइन में बोलूँ तो आपको याद रखना है ये विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली पवन टरबाइन है। कहाँ पे स्थापित किया? दक्षिणी चीन सागर में। अच्छा, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी ये यहीं पर है, यांगतीसी नदी, और इसी के किनारे शंघाई शहर बसा हुआ है। बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना, जिसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। देखो, बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। वैसे इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है। अच्छा, वैसे अभी चाइना का जो सेंट्रल बैंक है ना, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसके गवर्नर बने थे पेन गोंगशैंग। और अभी दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट ये चाइना ने लॉन्च किया, जिसका नाम है JUICA-2। और अभी चाइना ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम OpenKY Lin 1.0 को लॉन्च किया। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा डी गुकेश। तो 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने, जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, इनको पीछे छोड़ करके लाइव विश्व रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं ये। तो वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें तो डी गुकेश ये 9th नंबर पे आ गए और विश्वनाथ आनंद ये 10वें नंबर पे आ गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1986 के बाद ये केवल दूसरी बार है जब विश्वनाथ आनंद को भारत की टॉप पोजीशन से हटाया गया हो। और आप यूं भी कह सकते हो कि विश्वनाथ आनंद और पेंटाला हरे कृष्णा के बाद डी गुकेश टॉप 10 में आने वाले तीसरे भारतीय हैं। और वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? तो आप जानते ही हो, मैग्नस कार्लसन है। किस देश के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे के ये रहने वाले हैं। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर तो यही है, विश्वनाथ आनंद। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूजैन स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट यही बने थे विश्वनाथ आनंद। वैसे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी। वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं 20 जुलाई को। अच्छा, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में। और पिछले साल 44वां फिडे चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था। कहाँ पे? चेन्नई में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर था थम्बी, उसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। और जो आपका चेस बोर्ड होता है ना, चेस बोर्ड, उससे एक स्टैटिक प्रश्न बनता है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो याद रखना 204 होते हैं। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो असम सरकार ये उत्तरी गुवाहाटी में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ बैडमिंटन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। उत्कृष्टता केंद्र मतलब एक्सीलेंस सेंटर। तो ये केंद्र देश भर में उभरते बैडमिंटन खिलाड़ियों की अपार प्रतिभा और क्षमता का पोषण और उपयोग करेगा। ये केंद्र अमीन गांव इंडोर स्टेडियम में स्थापित किया जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाए तो बता देना, अमीन गांव इंडोर स्टेडियम कहाँ है? गुवाहाटी में। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो उत्तर क्या होगा इसका? आपके लिए छोड़ दूं क्या होमवर्क प्रश्न ये, या मैं उत्तर दे दूं? चलो इस बार मैं दे देता हूं। तो आंसर होगा इसका शिलोंग। अच्छा, इस क्वेश्चन में वैसे मैं आपको असम के गुवाहाटी से संबंधित कुछ प्रश्न बताता, लेकिन बात यहाँ पे बैडमिंटन की हो गई, तो बैडमिंटन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बताऊंगा। अभी आपको याद है बैडमिंटन में किस पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। और सात्विक और चिराग की जोड़ी तो आपको बताइए, धमाल मचाया इन्होंने। अभी मलेशिया ओपन इन्होंने जीता, इंडोनेशियन ओपन इन्होंने जीता, कोरिया ओपन इन्होंने जीता, स्विस ओपन का खिताब इन्होंने जीता। उसी तरह से अभी कनाडा ओपन का खिताब जीता लक्ष्य सेन ने।
और अभी मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता एच.एस. प्रणय ने। अच्छा, सुधीरमन कप अभी हुआ था, तो इसमें एक स्टैटिक प्रश्न तो ये बन जाएगा, सुधीरमन कप का संबंध किससे है? तो याद रखना बैडमिंटन से है। अभी ये चाइना में हुआ था, इसको चाइना ने जीता साउथ कोरिया को हरा के। और एक और प्रश्न बनेगा कि 2025 में जो सुधीरमन कप होगा वो कहाँ पे होगा? तो स्पेन में होगा। और अभी इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, जिसको योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी बोलते हैं, और अभी इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है कुनलावुत ने, ये थाईलैंड के हैं, जबकि वुमेन सिंगल जीता है आन सी योंग ने, ये साउथ कोरिया की है। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है सारे। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे ये कब मनाया गया? तो इसी प्रश्न की मैं आपसे बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका तो उत्तर लिखना पहले 28 जुलाई को। तो अभी 28 जुलाई को दुनिया का पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे ये मनाया गया। और इस दिन का अर्थ क्या है? वह बिंदु जब प्लास्टिक की मात्रा वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से अधिक हो जाती है, तो उस दिन को कहा हमने ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे। और पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, तो मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्लास्टिक की बात हो रही है, वहां पे अर्थ की बात हो रही थी, और प्लास्टिक से अर्थ को ही इफेक्ट होगा, हमारे पर्यावरण को ही इफेक्ट होगा। तो प्लास्टिक पर ध्यान केंद्रित करने वाले इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण पर इसके बढ़ते प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और अभी इस अवसर पर स्विस अनुसंधान परामर्शदाता अर्थ एक्शन ने, ये एक संस्था है अर्थ एक्शन, इसने 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट को भी जारी किया। अब इस रिपोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे, वो मुझे आपको बताना था। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 12 देशों में शामिल है जो दुनिया के 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। मतलब मैनेजमेंट बहुत बेकार है, कुप्रबंधन। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि पिछले दशक में, मतलब पिछले 10 सालों में प्लास्टिक का उत्पादन उसकी रिसाइकलिंग क्षमता की तुलना में 20 गुना अधिक तेजी से बढ़ा है। मतलब जितना आप उसको रिसाइकल नहीं कर रहे हो ना, उससे 20 गुना तो ज्यादा आप उसका उत्पादन कर रहे हो, उसे प्रोड्यूस कर रहे हो। इसके अलावा यह बताया इसमें कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्लास्टिक की खपत कितनी करता है? 5.3 kg। और इस मामले में सबसे ऊपर आइसलैंड है, जहां पे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्लास्टिक की जो खपत करता है, कंजप्शन करता है 128.9 किलोग्राम। बाप रे बाप, ये क्या खाते हैं क्या प्लास्टिक को? अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताई कि भारत के लिए अगर बात करेंगे तो प्लास्टिक ओवरशूट डे ये आता है 6 जनवरी 2023 को। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में हमने क्या बात करी? पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे, ये ग्लोबली बात कर रहे हैं, ये हम मना रहे हैं कब? 28 जुलाई को। तो उस रिपोर्ट से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको एक एक करके बता दिए। ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब एक काम आप कर दो, अभी अगस्त में, वैसे हमने ज़्यादा डे मनाए नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 जो भी डे मनाए वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, वरना फिर बाद में आपकी दिक्कत रहती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। और दूसरी बात, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है आपको, ताकि आपके दोस्त वगैरह हमारे साथ जुड़ेंगे तो मुझे पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं और ज़्यादा डिटेल में जाकर के आपको समझा करके चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि जब लोग जुड़ेंगे तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, और सबसे बड़ी बात, मुझे मज़ा आएगा। तो लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको अच्छा कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी है। वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज अपलोड होती है डेली आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने आकाश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर DRDO को सौंपा है? तो आंसर होगा BDL, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो अभी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर बनाकर ये DRDO को सौंप दिया है। अब ये क्या है भैया? तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम है, जिसका उपयोग टारगेट को ट्रैक करने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। अच्छा, वैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करें, इसके CMD कौन है? कोमोडोर A माधव राव। अच्छा, आकाश मिसाइल का जिक्र हुआ ना यहाँ पे, ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। और DRDO की भी बात हुई है, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में, और 1958 में नासा की भी स्थापना होती है, ये भी याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया, और अध्यक्ष हैं समीर वी कामत।
और इसका मोटो क्या होता है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अच्छा यूं बताओ, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने स्थापित की कहाँ पे, तुमकुरू कर्नाटक में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसका हल्का लड़ाकू विमान है, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका नाम क्या है, तेजस है। जबकि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसका नाम है प्रचंड। तो ये आप ध्यान रखना, पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा बंगलुरु। तो ये है जल दोस्त एयरबोट, इसका उद्देश्य है झीलों से खरपतवार हटाना। कहाँ लॉन्च किया गया अभी इसे, बंगलुरु में। और किसने लॉन्च किया, CSIR NAL ने, NAL मतलब नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, और CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1942 में, और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। मैंने जब भी नीति आयोग आपको पढ़ाया है वहाँ पे बार बार बताया है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये किन किन के अध्यक्ष हैं। तो एक तो नीति आयोग के, एक CSIR के, और एक इंटर स्टेट काउंसिल के। वैसे CSIR से एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको याद आएगा, अभी इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी थी, कौन, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो जल दोस्त की बात हुई है ना, तो जल दोस्त से कुछ मिलता जुलता याद आ रहा है क्या आपको, जलदूत याद आ रहा होगा। जलदूत एप्लीकेशन पढ़ा था हमने, इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था। क्यों, आने वाले समय में पानी की समस्या को दूर करने के लिए। तो यह आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सवों का शुभारंभ ये कहां पे किया, तो आंसर होगा भोपाल। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेषा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह है, और उत्कर्ष, जो कि एक लोक और जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह है, इसका उद्घाटन किया। ये समारोह साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी द्वारा संचालित किए जाते हैं, और इनका संयुक्त उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खुला, तो आंसर होगा भोपाल में। और अभी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और अभी राष्ट्रपति जी ने 7वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन भी किया था भोपाल में। अभी 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भी हुआ था भोपाल में। तो इस तरह से मेरे गोपाल याद रखना, इसका आंसर होगा भोपाल। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में ग्रामीण सड़क और पेयजल परियोजनाओं के लिए 1974 यानी कि 1974 करोड़ रुपए मंजूर किए, तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 के दौरान रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत राजस्थान सरकार को 1974.07 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इन पैसों का जो यूज़ है ये राजस्थान करेगी ग्रामीण जो गांव की सड़कें हैं और वहाँ पे पेयजल परियोजनाओं के लिए, ये आप ध्यान रखना। बाकी बात नाबार्ड की है तो स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, ये अच्छा प्रश्न है। तो आंसर होगा शिवरमन समिति। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो आंसर होगा KV शाह जी। अगर आपसे पूछे ना एग्जाम में कि अभी जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया था, तो आंसर होगा नाबार्ड ने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और अभी नाबार्ड ने कहां पर माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। तो वीडियो के लास्ट में हमारी फटाफट सीरीज आती है, फटाफट से आपका टेस्ट लेंगे, फटाफट से आपको रिवाइज कराएंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। तो पहले तो आपका टेस्ट लेते हैं। तो ये रही क्वेश्चंस आपके सामने, वीडियो को पॉज करिए, आराम से आंसर लगाइए, फिर जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो देखना कितने प्रश्न आपके सही है और कितने गलत है। तो चलो इंडेक्सेस को, सूचकांकों को एक बार रिवाइज करते हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023, इसमें भारत 126वें स्थान पे रहा और टॉप पे रहा फिनलैंड। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि 126वें नंबर पे भारत अभी एक और रैंकिंग में रहा था, कौन सी रैंकिंग थी वो बताओ। बाकी हम अगला प्रश्न देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 8वें स्थान पे है, और यहाँ पे एक नोट लगा हुआ है कि इस रैंकिंग में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया। चौथे पे डेनमार्क, 5वें पे स्वीडन है, ये भी याद रखना।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो भारत 68 नंबर पे है, टॉप पे फिनलैंड रहा। इसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट। फिर है वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए टॉप पर है, चौथे पे भारत है। फिर आपसे पूछा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें अमेरिका टॉप पर है, भारत 42 नंबर पे। फिर है नवा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें अफगानिस्तान टॉप पर है और इसमें भारत 13वें नंबर पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, इसमें भारत 161 नंबर पे, टॉप पे नॉर्वे है। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये शीट मैंने पहले भी आपको कराई थी, मतलब फिर से ये शीट दोबारा मैंने आपको रिवाइज कराई है। अब तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आने चाहिए। तो मैं मार्क्स जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि 8 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, बताओ कमेंट करके, जब तक मैं आपके कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा नीरजा चौधरी ने। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से एक एप्लीकेशन शुरू किया, तो आंसर होगा असम ने। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य सरकार ने जस्ट टास्क नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया, तो एमपी ने। फिर पूछा अभी राजस्थान के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। फिर आपसे पूछा अभी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला कर्नाटक को। फिर पूछा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी, उत्तर प्रदेश ने। फिर पूछा अभी किसने मानसून नाम से बुक लॉन्च की, अभय के। फिर पूछा अभी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में टॉप पे रहा वॉलमार्ट, और भारत में टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो इस लिस्ट में 88 नंबर पे है। फिर पूछा अभी किस राज्य में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू मनाया गया, तमिलनाडु में। और आखिरी प्रश्न पूछा G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा गांधीनगर में। और एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी शेयर कर देना यार। अब कल का होमवर्क प्रश्न लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और कल के वीडियो में आपसे पूछा था मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा ब्रिटेन में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।